कि इंडस्ट्री असल में बेसिकली होती क्या है। ये असल में पिछला चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और ये जो हमारे पास है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप ISSB इसका टेस्ट देना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट देना चाहते हैं, आप किसी भी सूबे से हैं, आप जो है कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आखिर में आप क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो फिर ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए, ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। बार बार इसको बोल रहा हूँ। वजह क्या है इसके अंदर? पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ के अंदर इसमें पूरी हिस्ट्री कवर होती है। हिस्ट्री जो है वो मैंने आपको बताई है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 से ही आप अंदाज़ा लगा लें, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़ से मैंने पहला पार्ट बनाया है चैप्टर नंबर 1 का, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इससे शुरू हुए हैं हम। तो आपको हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, मुगलिया सल्तनत की तारीख़, ईस्ट इंडिया कंपनी, ज्योग्राफ़ी, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपको नहीं पता ना ये MNA, MPA, पार्लियामेंट, सेनेट ये क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके सारों की बेसिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे आखिर में जो एक बड़ा सबसे मुश्किल काम है जिसकी वजह से ये जो है आपकी बुक समझ में नहीं आती, उसकी वजह है अंग्रेज़ी ज़बान। ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, और अंग्रेज़ी के बड़े मुश्किल अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका उर्दू मतलब अगर देखें हम, जैसे कि इंटीग्रिटी एक वर्ड है जिसका मतलब है सालमियत। अगर इस इंटीग्रिटी का उर्दू मतलब देखें तो सालमियत लिखा हुआ है। अब ये भी आपको नहीं पता। प्रॉब्लम यही है कि अगर आप उसकी उर्दू भी देखेंगे डिक्शनरी में तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर मैंने ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा है कि आप जो है वोकैबलरी, इंग्लिश वोकैबलरी, मुश्किल अंग्रेज़ी, उसकी मुश्किल उर्दू को आसान उर्दू में और आसान इंग्लिश में करके मैंने बताया। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा है, सो दैट यू कैन बी एबल टू गेट इट, अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ थ्रू रीडिंग, कि इसको पढ़ के आप ख़ुद इसको समझने के काबिल हो जाएं। ठीक है भाई। अब उसके बाद चलते हैं पिछले पार्ट की तरफ। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो कैसे देख सकेंगे? प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं, समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और अभी तक 6 तक की सारी वीडियोस जो है मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा इस्लामियात, 9 मैट्रिक, क्लास 9 की इस्लामियात, फिर क्लास मैट्रिक की इंग्लिश, उसके अलावा उर्दू, ठीक है, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अब चलते हैं फर्स्ट ईयर की तरफ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, 12 केमिस्ट्री बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री में चले जाइए, न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ। 12 फिज़िक्स न्यू बुक, चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स, ये अभी चल रहा है। ठीक है भाई, ये 12 फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है ये भी ख़त्म होने वाली। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, उसका क्विक रिव्यू करके आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तारीख़, ये टॉपिक है और ये बड़ा हॉट टॉपिक है। ठीक है, ये बड़ा हॉट टॉपिक है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मेरी बातें पसंद ना आएँ, ये भी बात है, लेकिन हकाइक तो हकाइक ही रहते हैं, वो बदल नहीं सकते। ठीक है, बहरहाल तो ये हमारे पास पार्ट 2 जो है, हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्री है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, ये आपकी बुक का टॉपिक है। एग्जैक्ट इसी तरह तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपकी बुक में ही ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे जहन में एक पॉइंट था, हाँ पहले इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। पिछले चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज जो हमने देखी, उसके अंदर आपने देखे मिनरल्स को, आपने देखा एग्रीकल्चर को, ठीक है, आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स को। ये सारी की सारी रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स के अंदर आपका गोल्ड है, कॉपर है, क्रोमाइट है, आयरन है, ये सारे के सारे मिनरल्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आपकी सारी की सारी फसलें आ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वर्किंग कैपेबिलिटी रखने वाले इंसान, वो इंसान जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, पूरी आबादी नहीं, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो पिछले चैप्टर के अंदर ये सारे रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये बेकार हैं। क्या कहा मैंने? ये बेकार हैं। अगर इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप इनसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते तो, अगर आप इनसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते तो, और प्रोडक्ट्स कहाँ बनती हैं? प्रोडक्ट्स बनती हैं फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्रीज़ किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से। इसीलिए ये दो चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। मैंने कहा यह स्टेप नंबर 1 है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास मिनरल्स होने चाहिए। पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर, पाकिस्तान के पहाड़ों में मिनरल्स बेतहाशा हैं। पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर खेतीबाड़ी होती है, कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स लगती हैं, फसलें लगती हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के पास दरिया बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास समंदर भी है। ये सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं है अगर पाकिस्तान के पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स बन सकें, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन सकें। और ये फैक्ट्रियाँ जो बनती हैं, फैक्ट्रियों में जो काम होता है, ये किससे रिलेटेड है? ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया और ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ये चैप्टर जो है ये स्टेप नंबर 2 से ही रिलेटेड है। अब चलते हैं इसके यहाँ पर 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त क्या हालात थे, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो 2 सूबे ऐसे थे जिनकी पार्टीशन हुई थी। एक तो बंगाल था, दूसरा पंजाब था। ये बंगाल जो था ये भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये था, और पंजाब जो था ये पंजाब भी ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, यानी कि मशरक़ी बंगाल और मगरिबी बंगाल, ये 2 पार्टीशन हुए थे। ठीक है, और पंजाब के भी 2 पार्टीशन हुए थे, मशरक़ी पंजाब और मगरिबी पंजाब। अब यहाँ पर ज़रा एक बात को ज़रा टेक्निकली समझिएगा, आपको डायरेक्शन का जो है ये मैं बता दूँ। यहाँ पर जैसे ये हमारी पाकिस्तान है और ये इंडिया है। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है। आपको पता है पंजाब इस जगह पे आता है, ये रहा। अब मैं पाकिस्तान की आपसे बात करूं, भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है? आप बोलेंगे सर टॉप पे हमेशा नॉर्थ होता है, उसके सामने साउथ होता है, और यहाँ पर ईस्ट होता है, और यहाँ पर वेस्ट होता है। समझ में आ गई बात? ये पंजाब को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पर बांग्लादेश को भी, बंगाल को भी 2 हिस्सों में ले आते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की बात हो गई ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इंडिया की तरफ चलें तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर भी यही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में अगर आप खड़े हैं तो आपके ईस्ट में इंडिया है, यही बात है ना, आपके ईस्ट में इंडिया है अगर आप पाकिस्तान में खड़े हैं। और अगर आप इंडिया में खड़े हैं, अगर आप इंडिया में खड़े हैं, अगर आप इंडिया में खड़े हैं तो आपके वेस्ट में पाकिस्तान है। इस ज़रा बात को समझिए, जो इंडिया में खड़ा होगा उसके लिए वेस्ट होगा, मगरिब होगा ये, और जो पाकिस्तान में खड़ा होगा उसके लिए क्या होगा? मशरिक होगा, यानी कि ईस्ट। बात समझ आ रही है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो पाकिस्तान में कोई भी होगा
तो यहाँ पर पाकिस्तान की साइड पर जो पंजाब लग रहा है, आप देखें कौन सा लग रहा है, ईस्ट वाला। अब मैं इसको यहाँ पर वेस्ट ख़त्म करके इसको ईस्ट कर देता हूँ। ये पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब होगा, पंजाब है ना ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पंजाब है, ठीक है। तो पाकिस्तान की साइड पर होगा जो हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, मशरिकी पाकिस्तान। तो यहाँ देख लें आप, बंगाल और ये पंजाब जो है, ऐसा ही होगा ना अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अभी मैं इस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इस पाकिस्तान, इस पंजाब की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पाकिस्तान में खड़े हैं तो आपके लिए ये क्या है, मशरिकी पंजाब, ईस्ट पंजाब। और अगर आप इंडिया में खड़े हैं तो आपके लिए ये पंजाब जो पाकिस्तान के पास है, वो कौन सा पंजाब होगा, वेस्ट पंजाब। समझ आ गई बात। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब की बात की जा रही है तो ये आपने देखना है कि पाकिस्तान की साइड से बात की जा रही है या इंडिया की साइड से बात की जा रही है। अगर पाकिस्तान की साइड से बात की जाएगी तो पाकिस्तानी बोलेंगे ईस्ट पंजाब, और अगर यही बात इंडिया की साइड से कही जा रही होगी तो फिर क्या कही जाएगी, पाकिस्तान वाला पंजाब कौन सा है, वेस्ट पंजाब। क्योंकि इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इंडिया का वेस्ट लगता है, इंडिया का ये वेस्ट लगता है, अपोजिट है ना, ठीक है भाई। इसी तरह अगर इंडिया वाले पंजाब की बात करें, इंडिया वाला पंजाब वो कहाँ है, पाकिस्तान में खड़े होके, वो भी ईस्ट में ही है। पाकिस्तान का पंजाब ईस्ट में है और इंडिया वाला पंजाब जो है पाकिस्तान के ईस्ट में ही है। लेकिन अगर आप इंडिया में खड़े हैं यहाँ पर, तो आप इंडिया वालों का पंजाब जो है उनकी कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को श्योर करना है, इसी हिसाब से अब इनके नाम रखे जाएंगे। पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, ईस्टर्न पंजाब, ठीक है। और पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, वो पंजाब जो इंडिया के मशरिक में है। देखें पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया वाला पंजाब भी तो मशरिक में है ना, ईस्ट में है ना। और इंडिया वाले क्या बोलेंगे अपने पंजाब को कि हमारा पंजाब वेस्ट में है, और पाकिस्तान वाले पंजाब को क्या बोलेंगे कि ये भी वेस्ट में है। समझ आ गई बात। तो इस चीज़ को ज़रा आपने देखना है। इसीलिए हम ये देखेंगे कि ये बंगाल जो ईस्ट है और बंगाल जो वेस्ट है और पंजाब जो ईस्ट और वेस्ट, ये दो पार्टीशन हुए थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कहेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, दोबारा अब यहाँ पे चलते हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में देखें क्या आ रहा है, ये बंगाल आ रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बता दूं, पिछली वीडियोस में ही बता चुका था कि पाकिस्तान के ये जो 5 सूबे थे, 4 तो इस साइड पे थे। अब देखें इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा ज़रा, 4 तो इस साइड पे थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के। और एक जो सूबा था बंगाल, वो पता है कहाँ था, वो यहाँ पे इधर पूरा इंडिया गुजर के जाना पड़ता था, है ना। अजीबोगरीब बात, ये रहा बंगाल, ये पाकिस्तान था। इसको कहा जाता है, पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, मशरिकी पाकिस्तान। ये पहले मशरिकी पाकिस्तान कहलाता था। और ये जो पाकिस्तान है, पहले इंग्लिश में भी बता दूं ताकि आप गड़बड़ ना करें। पाकिस्तान, इस वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान का ये रहा जो सूबा बंगाल है, जो 5वां सूबा है, पार्टीशन के वक्त हमें मिला था, ये वाला। तो पाकिस्तान के हिसाब से ये क्या है, मशरिकी पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और ये वाला जो है, अगर ये ईस्ट है तो ये वाला पाकिस्तान जो 4 सूबों वाला है, ये पाकिस्तान कौन सा हो गया, मगरिबी पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान। तो ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान, यही मशरिकी पाकिस्तान, यही ईस्ट पाकिस्तान, यही बंगाल जो है 1971 की वार में ये हमारे पास से निकल गया था और ये बांग्लादेश बन गया था। कोई बात नहीं, आज़ाद हो गए हैं तो हमारे भाई अभी भी, है ना। तो बांग्लादेश से जो मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत, पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो ये तो है हमारे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये हमारे पास बन गया था बांग्लादेश। अब ये जो है, ये वाला बंगाल,
ये कहाँ है, ये इंडिया में है। तो इस बंगाल के भी दो पार्टीशन हुए थे, जैसे पाकिस्तान के हुए थे, सॉरी, जिस तरह पंजाब के दो पार्टीशन हुए थे, मशरकी पंजाब, मगरिबी पंजाब, इसी तरह बंगाल के भी दो पार्टीशन हुए थे, मशरकी पंजाब और मगरिबी पंजाब, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब। लेकिन बार बार देखें, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मशरकी पंजाब, मगरिबी पंजाब, इस बात को ज़रा ध्यान में रखना है कि अगर पाकिस्तान में कोई खड़ा है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में कोई खड़ा है तो पाकिस्तान के लिए ये मशरकी पाकिस्तान है या मशरकी बंगाल है या ईस्ट बंगाल है, कोई टेंशन की बात नहीं, पाकिस्तान के ईस्ट में ही तो आ रहा है। अच्छा, इंडिया में कोई खड़ा है, उसके भी ईस्ट में ही आ रहा है, ठीक है। उनका बंगाल भी, जो इंडिया वालों के पास बंगाल गया वो, और जो पाकिस्तान का बंगाल था वो, ये दोनों कहाँ हैं, ये इंडिया के ईस्ट में ही हैं। लेकिन वही मसला जो यहाँ पे था कि पंजाब को अगर हम देखें तो पंजाब के दो पार्टीशन किए थे, एक वेस्ट में चला गया था, एक ईस्ट में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही मसला होगा, एक जो है ईस्ट वाला होगा और ये वेस्ट वाला होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई अगर इस इंडिया वाले पंजाब में खड़ा है, उसके कोई अगर ये इंडिया वाले बंगाल में खड़ा है तो ये पाकिस्तान वाला बंगाल जो है इसके कहाँ है, ईस्ट में, मशरिक में, ठीक है। लेकिन अगर कोई इधर इस बंगाल में खड़ा है तो इस बंगाल के किस डायरेक्शन के अंदर, ये बंगाल है वेस्ट में। समझ में आ गई बात। इंडिया में जो पंजाब है उसके, सॉरी बार बार पंजाब बोल रहा हूँ, इंडिया में जो बंगाल है उसके हिसाब से पाकिस्तान वाला बंगाल ईस्ट में है, और पाकिस्तान वाला जो बंगाल है यहाँ पर कोई खड़ा है तो वो क्या बोलेगा कि मेरे कहाँ पर किस डायरेक्शन में है, मेरी वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर खड़े होने से ये एक दूसरे की डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होता है कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है उस पंजाब में जो कि इंडिया के पास है, वो क्या बोलेगा कि मेरे वेस्ट में पंजाब है, और पाकिस्तान के पंजाब में कोई खड़ा होगा तो क्या बोलेगा मेरे ईस्ट में पंजाब है। तो ये डायरेक्शंस को ज़रा आपको सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका जहन उलझ जाता है ना जब आपसे बोला जाता है ईस्ट पाकिस्तान, तो आप फील ही नहीं करते, विजुअलाइज ही नहीं करते, इमेज ही नहीं करते, यार ये ईस्ट पाकिस्तान पता नहीं कहाँ है, यार ये वेस्ट पाकिस्तान पता नहीं कहाँ है। भाई ये ईस्ट पाकिस्तान है, मशरकी पाकिस्तान ये रहा जो ये हमारा बंगाल सूबा था, और ये पूरा का पूरा मगरिबी पाकिस्तान। ठीक हो गई ये बात, समझ में आ गई। तो ये जब ये हुआ था कि जब ये पार्टीशन हुआ था, तो अब इन दोनों को, जो मैंने इससे पहले आपको बात बताई थी, अब मैं यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ और गुड्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर में किसको डिस्कस किया, रिसोर्सेज को। इस चैप्टर में किसको डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मशरिकी बंगाल था, ये जो पोर्शन था बंगाल का, ये हिस्सा जो कि पाकिस्तान का 5वां सूबा बना था पार्टीशन के वक्त, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, मेजॉरिटी में थे मुसलमान, तभी तो इसकी तकसीम हुई थी, तभी तो इसकी पार्टीशन हुई थी। और ये जो मगरिबी बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी। अब उसको देखिएगा, रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स को। मशरिकी बंगाल में, ईस्ट बंगाल में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। कहाँ पर, मशरिकी बंगाल में। तो फैक्ट्रीज वगैरह जो लगनी चाहिए थी, फैक्ट्रीज वगैरह जो लगनी चाहिए थी, वो कहाँ लगनी चाहिए थी, एक मिनट,
हाँ सॉरी भाई, डोर नॉक हो गया था, क्या करें, मुझे ही जाना पड़ता है, इसलिए वीडियो छोड़ के जाना पड़ा। बहरहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि रिसोर्सेस किस जगह पे थे? ईस्ट बंगाल में। अगर रिसोर्सेस ईस्ट बंगाल में थे तो फैक्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्रीज़ यानी कि इंडस्ट्री, वो भी कहाँ लगनी चाहिए थी? ईस्ट बंगाल में, मशरक़ी बंगाल में, जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाई गई, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई गई, मिलें नहीं लगाई गई। कहाँ पे लगाई गई? जो हिंदू मेजॉरिटी पार्टीशन था बंगाल का, वेस्ट बंगाल में। है ना इंटरेस्टिंग बात कि रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं, रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, इंडस्ट्री यहाँ पर है। वजह क्या है? क्योंकि जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो सारे पैसे वाले थे, मुसलमान बेचारे गरीब गरीब से थे ऐसे ही, ठीक है। तो हिंदुओं के पास पैसा बहुत था, कैपिटलिस्ट होते हैं ना बेसिकली, जो है वो सरमायादार, तो पैसे को बड़ी अहमियत देते हैं, ठीक है। और बुरी बात भी नहीं है, देनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए एक नेमत से कम नहीं होते, अच्छी चीज़ है। मैं इसको गलत नहीं समझता, ना इस्लाम गलत कहता है। बहरहाल तो हिंदू कैपिटलिस्ट जो थे, जिनके पास ठीक ठाक पैसा था, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाते थे। नेचुरल बात है, मैं इसमें भी गलत नहीं कहता भाई, वो ऑब्वियस सी बात है, अपनी कम्युनिटी को ही प्रोमोट करेंगे कि भाई फैक्ट्रियाँ यहाँ लगें वेस्ट बंगाल में, ताकि यहाँ पर हिंदुओं को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। समझ में आ गई बात? नेचुरल बात है। रिसोर्सेज यहाँ पे थे ईस्ट बंगाल, तो रिसोर्सेज ईस्ट बंगाल में, इंडस्ट्रीज़ वेस्ट बंगाल में। तो फिर सोचिए कि जब पार्टीशन होगा, पाकिस्तान बनेगा और ये अलग होगा, तो इसके पास कोई इंडस्ट्री होगी? सोचने की बात है। ईस्ट बंगाल के पास कोई इंडस्ट्री होगी? ना बाबा, 2-4 इक्का दुक्का कोई इंडस्ट्रियाँ होंगी, कोई फैक्ट्रियाँ होंगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर भी थी, पंजाब में भी। ये जो पंजाब था, वेस्ट पंजाब, ठीक है। अब ज़रा देखें अपोजिट मामला। ये जो पंजाब था, वेस्ट पंजाब, ये किसके? ये हिंदू मेजॉरिटी था। और जो ईस्ट पंजाब था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो पार्टीशन में फिर ये अलग किया गया इसको। मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तानी पंजाब बन गया, हिंदू मेजॉरिटी जो है वो वेस्ट पंजाब बन गया। यहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन थी कि ईस्ट पंजाब के अंदर रिसोर्सेज थी, एग्रीकल्चर था, मिनरल्स थे, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्री कहाँ थी? वेस्ट पंजाब में। यहाँ पर भी जो हिंदू कैपिटलिस्ट थे वो वेस्ट पंजाब में फैक्ट्रीज लगाते थे, यहाँ नहीं लगाते थे। इसका फ़ायदा हिंदू कम्युनिटी को होता था। और जैसे कि मैं पहले भी बात बता रहा हूँ कि गलत नहीं है, अब लोग अपने लोगों के बारे में सोचते हैं भाई, और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब ये तकसीम हुआ, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बन गए, तो इसका नुकसान बड़ा हुआ पाकिस्तान को दोनों साइडों से। ना यहाँ इंडस्ट्री थी ईस्ट बंगाल में, ना यहाँ इंडस्ट्री थी वेस्ट बंगाल में, इंडस्ट्री थी ही नहीं। तो ये स्टार्ट था पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान जब बना तो 1947 में ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, और ये ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब जो है, इसका हाल क्या था। अब ज़रा आपके नोट्स में जो मौजूद है, आपकी बुक में जो मौजूद है, वो भी आप नोट कर लें। अब इसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूँ। अब ये अपने पास आप इस नक्शे को ड्रॉ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ज्योग्राफी पे ग्रिप करना चाहते हैं तो फिर ड्राइंग करना सीखें भाई, ड्रॉ करें, इसको लिखें अपने पास। अब यहाँ पर नोट्स ले लें इसके। बंगाल की अगर बात करें, बंगाल हमारे पास, ईस्ट बंगाल की अगर बात करें, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी, मुसलमानों की अक्सरियत थी यहाँ पर, मुस्लिम मेजॉरिटी। अभी देखें, समझ में आ रहा होगा आपको, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोड्यूसेस, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, प्रोड्यूसेस 50% जूट। सुनिएगा, यहाँ पर तकरीबन, जूट को मेरे ख्याल में पटसन कहते हैं उर्दू में, ठीक है।
तो ये 50% ज्यूट जो है, JUTE ज्यूट जो है, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितना ज्यूट प्रोड्यूस होता था उसका 50% जो है वो सिर्फ कहाँ प्रोड्यूस होता था? ईस्ट बंगाल में। 50% ज्यूट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट नो इंडस्ट्री, बट नो इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद वेस्ट की तरफ चलते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ। हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी, उसमें क्या किया गया था? सेटअप इंडस्ट्री, सेटअप इंडस्ट्री। हिंदू मेजॉरिटी एरिया में सेटअप इंडस्ट्री, उन्होंने इंडस्ट्रियां जो लगाई हुई थी, कहाँ लगाई हुई थी? ठीक है, किन्होंने लगाई थी? हिंदू कैपिटलिस्ट, हिंदू कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट को कहा जाता है सरमायादार, जिसके पास सरमाया होता है, इन्वेस्टर, सरमायादार। कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, सरमायादार, इन्वेस्टर, कुछ भी कह लें आप इसको, हिंदू कैपिटलिस्ट। 100 मिल्स जो हैं, 100 ज्यूट मिल्स, तकरीबन 100 मिलें ज्यूट की कहाँ पर लगाई गई थी? 100 मिलें जो ज्यूट की लगाई गई थी, ये लगाई गई थी, एक रिवर था, रिवर हगली, हुगली भी उसको कहते हैं। कहाँ पर? बैंक किनारे पर। किसके किनारे पर? रिवर हगली, रिवर हगली, या इसको जो है वो हुगली भी कहते हैं, हुगली, हुगली। और ये जो रिवर था, रिवर हगली, ये दरियाए हगली जो है, ये कहाँ पर था? ये वेस्ट बंगाल में था, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद पंजाब की अगर बात करें, पंजाब, इसमें भी आपको पता है ईस्ट पंजाब कहाँ पे था? इंडिया में। वेस्ट पंजाब कहाँ पे था? पाकिस्तान में। अब देखें, आप उलझ रहे होंगे ना, ईस्ट पंजाब यार इंडिया में था, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में था। अभी मैंने क्लियर किया है भाई, वीडियो बैक करके ज़रा इसको देखें। तो ईस्ट पंजाब जो है ये किस में था? इंडिया में। पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना। वेस्ट पंजाब जो है ये कहाँ पे था? ये पाकिस्तान में था। पंजाब के भी 2 पार्टीशन हुए थे। ऊपर लिखता हूँ उसके पॉइंट। कॉटन ग्रोथ। अच्छा, वेस्ट पंजाब की अगर बात करें, वेस्ट पंजाब यानी कि वो पंजाब जो कि पाकिस्तान की साइड पे था, कॉटन ग्रोज, कपास जो है यहाँ ग्रो होती थी, कॉटन ग्रोज, कपास यहाँ ग्रो होती थी। बट कॉटन फैक्ट्रीज कहाँ पे थी? अहमदाबाद में, बॉम्बे में कॉटन ग्रोज। बट लेकिन कॉटन फैक्ट्रीज कहाँ पे थी? कॉटन फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ पे थी? ईस्ट पंजाब में, जो कि कहाँ है? इंडिया में। और ईस्ट पंजाब के कौन से शहरों में? बॉम्बे और अहमदाबाद। वैसे मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके कि ये इंडिया के पास जो पंजाब है, बॉम्बे उसमें आता है, अहमदाबाद उसमें आता है, या उसके बराबर में कोई दूसरा है। एग्जैक्ट मुझे इसका नहीं पता कि इंडिया की किस स्टेट में ये आते हैं, लेकिन बहरहाल ये हैं इंडिया में ही, ठीक है भाई। पार्टीशन टाइम, जब पार्टीशन का टाइम हुआ, पार्टीशन टाइम जब पार्टीशन हुआ, ओनली 7 फैक्ट्रीज ऑफ सीमेंट, शुगर, कॉटन। पाकिस्तान को कितनी फैक्ट्रीज मिली ज़रा सोचें, एक मुल्क को कितनी फैक्ट्रीज मिली? टोटल 7 फैक्ट्रियाँ, 7 फैक्ट्रीज, ओनली 7 फैक्ट्रीज, सिर्फ 7 फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। किस किस की? सीमेंट की, सीमेंट, शुगर और कॉटन।
ये आई थी, बाकी सब फैक्ट्रियाँ कहाँ थी? इंडिया में थी। इसका सल्यूशन क्या निकाला अब पाकिस्तान ने? इसका सल्यूशन पाकिस्तान ने निकाला कि यानी कि इसका हल पाकिस्तान ने क्या किया? इंडस्ट्रियाँ तो चाहिए ना। पाकिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान स्टार्टेड 1948 1948 में। कायदे आज़म उस वक्त हयात थे, कायदे आज़म ज़िंदा थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो शुरू की, और इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वॉज अनाउंस विच इनकरेज, इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और यहीं से हमारी तारीख़, हमारी बदतरीन तारीख़ का आगाज़ होता है। हालांकि ये हमारी बेहतरीन तारीख़ है, लेकिन यहीं से हमारी बदतरीन तारीख़ का आगाज़ होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से ज़रा आप आगे की तारीख़ सुन लीजिए, लेकिन आगे की तारीख़ जो है वो पॉइंट लिखवाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। ये क्या कहती है? पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि भाई मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इंसान कहना चाहिए। भाई मुसलमान क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसान की सबसे ज़्यादा सलामती की ज़मानत देता है। इसलिए ये कहना कि मैं सबसे पहले इंसान हूँ, मैं नहीं समझता इसको, क्योंकि मेरा मज़हब इस्लाम जो है इंसान की सलामती की सबसे ज़्यादा ज़मानत देता है कि अगर एक इंसान को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारे इंसानों की जान बचाई। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी, दैट्स इट, बस इसके बाद ख़त्म हो गई इस बात। तो अब मैंने क्लियर किया है कि आप शायद ये समझें, आपके जहन में ये बात आए कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, ठीक है, मेरा किसी सेक्ट, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ है। नहीं भाई, दो बातें बता दी, पाकिस्तानी और उसके बाद क्या? सबसे पहले मुसलमान और उसके बाद पाकिस्तानी, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सिस्टम शुरू किया 1948 में कायदे आज़म ने, ये पाकिस्तान जो बना था ना, ये जज्बे से बना था। इस बात को ज़रा समझिएगा, बड़े खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको एक मुल्क दिया है। अगर आपको हाल देखना है ना इंडिया में आके लोगों को देखें, भले उनके पास कितना भी पैसा है, उनको सारी ज़िंदगी मुसलमानों को, बेचारों को, इंडियंस को ये समझाने में, यकीन दिलाने में गुजर जाती है। सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार बता रहा हूँ, बड़े अच्छे इंडियंस हैं, बड़े अच्छे इंडियंस हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास पावर है, वो शदीद तासुब, प्रेजुडाइज जो है वो रखते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो वो मुसलमान जो वहाँ पर इंडिया में रह गए, वो अब उनका हाल क्या है आप देखते रहते हैं। सोशल मीडिया बहुत आज़ाद है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। उन बेचारों को यही प्रॉब्लम हो रहती है कि इंडिया में कि इस बात का यकीन दिलाते रहना कि भाई हम हिंद सरकार के वफ़ादार हैं, हिंद सरकार के वफ़ादार हैं। सारी ज़िंदगी उनकी जो है ना इसी यकीन दिलाने में गुजर जाती है, ठीक है। तो ये हाल है इस वक्त बड़े बड़े लोगों का। नीचे वाले जो लोअर क्लास के मुसलमान हैं उनकी तो अब बात छोड़ दें, बहरहाल इसको फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस वक्त पाकिस्तान जो बना था ना, बड़े जज्बे से बना था। ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इंडिया में, उनका जो कुछ भी था, जो ज़िंदगी भर उन्होंने कमाया था, जितना सरमाया उनके पास था, जितना सब कुछ था, वो लेके, वो समेट के पाकिस्तान आ गए थे, ठीक है। वो अपना सरमाया समेट के कहाँ आ गए थे? पाकिस्तान आ गए थे। और जब ये सारे कौन लोग थे? ये प्राइवेट लोग थे, ये इन्वेस्टर थे, ये मुहिब्बे वतन लोग थे, और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। ये अपना सारा सरमाया समेट के पाकिस्तान आ गए थे हिजरत करके, ठीक है। और जब हुकूमत ने इस पॉलिसी का ऐलान किया कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जो प्राइवेट लोग थे, जो प्राइवेट सरमायादार लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो आगे आए
और उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो काम किए इंडस्ट्री के लेवल पर कि आपकी सोच होगी। 1947 से लेके 1958 तक ये तो हमारा केओस का टाइम पीरियड था। बदकिस्मती से लियाकत अली ख़ान को भी शहीद कर दिया गया था। कायदे आज़म जो है वो भी 1 साल बाद इंतकाल फरमा गए थे। उसके बाद शदीद केओस जो है, बदनज़मी नज़र आती है, ठीक है। आइन भी जो है वो 11 साल बाद बना था। तो 1958 के बाद जनरल अयूब ख़ान का दौर जो शुरू होता है, ये गोल्डन टाइम था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि ये 2 सेक्टर जो मैंने आपको बताया ना, पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के लेवल पर बेहतरीन प्लानिंग की अयूब ख़ान ने। 1958 में वो आया था, मार्शल लॉ लगा के आया था। जिस तरह भी आया था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो जनरल था, ये था, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मुझे मतलब पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए काम किया, बस। तो 1958 में जब अयूब ख़ान आया, उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का वो आगाज़ हुआ इंडस्ट्रियल लेवल का कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान उस वक्त, कराची जो है ना, कराची क्या था। आप अगर यकीन नहीं आता ना मेरी बात का, तो आप देखिए 1958 से ऑनवर्ड जितने प्राइवेट लोग थे, उन्होंने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, अपना पैसा लगाया, फैक्ट्रीज़ खोली, मिल्स लगाई, कारखाने खोले और इंडस्ट्री को ऐसी जगह पर ले गए कि आपकी सोच से बाहर है। आप पीआईए को बुरा भला कहते हैं ना, तो आप यकीन करें कि हमारी इंडस्ट्री इतनी हाई लेवल पे थी उस दौर में कि माल्टा एक कंट्री है यूरोप की, उसकी एयरलाइन को इस्टेब्लिश किया पीआईए ने। यकीन आता है आपको? जी, पीआईए ने। उसी दौर की बात बता रहा हूँ, अयूब ख़ान के दौर की। माल्टा की एयरलाइन को जो है वो इस्टेब्लिश करा पीआईए ने। अरब एमिरेट्स की एयरलाइंस को इस्टेब्लिश किया पीआईए ने। पाकिस्तान ने पहला स्पेस क्राफ्ट जो है अपना, स्पेस क्राफ्ट, जी, पाकिस्तान ने अपना स्पेस क्राफ्ट जो है खला में भेजा, स्पेस में भेजा। पाकिस्तान डीज़ल इंजन बनाता था, जी, पाकिस्तान में बनते थे। मोटरसाइकिलें, दूसरी मशीनें, क्या कुछ नहीं था जो कि पाकिस्तान में तैयार नहीं होता था, आपकी सोच से बाहर। और ये सारे कौन लोग थे? ये सारे प्राइवेट लोग थे, वही पैट्रियोटिक लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे, अपने मुल्क नए पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेके आए थे, और इन्होंने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए थे। सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर ही, और पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया जो कि अभी मैंने आपको बताया। मैंने पीआईए का हवाला दिया, स्पेस मिशंस का हवाला दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटम बम तो पाकिस्तान ने नहीं बनाया था ये, लेकिन आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके हवाले से पाकिस्तान ने जगह, चश्मा जो है मैंने आपको बताया था 1971 में, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट्स थे, ये अयूब ख़ान के दौर में शुरू हुए थे। 1971 के अंदर, 1971 या 1972 में चश्मा पावर प्लांट जो है हमारा, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसने न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाना शुरू की थी 1971 या 1972 में। तो भाई उससे पहले क्या एक दिन में वो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया था? नहीं भाई, ये सारे प्रोजेक्ट्स अयूब ख़ान के दौर में रखे गए थे। ठीक है, ख़ास बातें मैं आपको बताता हूँ इसके हवाले से, और फिर आगे भी बताता हूँ। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, आगे भी सुनिए ज़रा। हमारे पास एक जो बहुत बड़ा क्या था हमारे पास, बीको के नाम से, बीको, BECO, ठीक है, इसको जो है वो कहा जाता है, बीको को, ये बीको कंपनी कहलाती है, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, बीको, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी बीको। इसके जो फाउंडर या चेयरमैन थे चौधरी मोहम्मद लतीफ़, ठीक है, उन्होंने ये बटाला इंजीनियरिंग कंपनी खोली थी। और इसके बाद ये भी इंडिया से आए थे पाकिस्तान, और सारी इन्वेस्टमेंट अपनी की। इंतहाई काबिल आदमी, और इन्होंने पूरे मुल्क में फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान उस ज़माने में लिटरली एक सुई से लेके एक टैंक तक बना रहा था, इंडस्ट्री का वो लेवल था। और ये एक नाम है चौधरी मोहम्मद लतीफ़ का, ये बीको के फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के।
डीजल इंजन्स जो है डीजल इंजन्स जो है पाकिस्तान वो बना रहा था। ये अयूब खान के दौर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। डीजल इंजन्स बना रहा था, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बना रहा था, जहाज़ों के पार्ट्स बना रहा था पाकिस्तान। चो एन लाई जो चाइना का वज़ीर आज़म था, उसने विज़िट किया था बीको को देखने के लिए, इतना शानदार था ये बीको, ठीक है। जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट का है, उसने विज़िट किया बीको को, ठीक है, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी को। थाईलैंड का किंग जो है वो आया बीको को विज़िट करने के लिए, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान ने पहला शुरू किया अपना अयूब खान के दौर में। साउथ कोरिया, चाइना, उन्होंने जो है अयूब खान ने 5 साल का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्लान बनाया था। आप यकीन करेंगे कि वो 5 साल का इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान जो अयूब खान ने बनाया था, और जिसके तहत सारे इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया था पूरे पाकिस्तान में। इस 5 ईयर प्लान को फॉलो करने के लिए इसको साउथ कोरिया ने फॉलो किया और इसको चाइना ने फॉलो किया। यही साउथ कोरिया और चाइना आज देखें कहाँ हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अच्छा, उसके अलावा 1962 में पाकिस्तान ने फर्स्ट स्पेस रॉकेट जो है पहला, वो स्पेस में भेजा था। आपको पता है पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क था जिसने स्पेस क्राफ्ट भेजा था स्पेस में, 1962 में अयूब खान के दौर में। 1950 में पाकिस्तान ने अपना एनर्जी कमीशन जो है वो शुरू कर दिया था पिंट के नाम से, PINT, पिंट। 1960 में 1960 में अयूब खान के दौर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, PINT, पिंट। इसका मतलब है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार हो रहे थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार हो रहे थे इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए, पिंट के ज़रिए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ताकि टू प्रिपेयर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इन्हीं लोगों ने आगे चल के फिर काम किया। इस्लामाबाद का शहर, इस्लामाबाद सिटी जो है वो भी अयूब खान के दौर में ही बना था, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड बात है, कुदरतुल्लाह शहाब, आपने शायद नाम नहीं सुना हो इनका, शहाबनामा आपको पढ़ना चाहिए कुदरतुल्लाह शहाब का। जिनको लगता है ना कि पाकिस्तान तो वैसे ही बन गया, भाई ऐसे ही नहीं बना। आप ज़रा कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा पूरा कि कैसे बना पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामाबाद में आपने बरी इमाम का मज़ार तो सुना होगा, बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह। तो बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली हैं, उनकी लिखी हुई किताब जो है कुदरतुल्लाह शहाब को हॉलैंड की एक लाइब्रेरी में मिली, ठीक है। मुमताज़ मुफ्ती भी उनके साथ थे। तो हॉलैंड की लाइब्रेरी में बरी इमाम की लिखी हुई किताब मिली। उसके अंदर उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ मुझे दफन किया जाए वहाँ पर एक शहर आबाद होना चाहिए। ये सारी बातें कुदरतुल्लाह शहाब ने अयूब खान को उस दौर में बताई थी। और उसके बाद फाइनली बरी इमाम के मज़ार की तरफ ही इस शहर को आबाद किया गया जो आज इस्लामाबाद कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ हुआ, ठीक है। अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको कि पाकिस्तान का वो कितना सुनहरा दौर था। और इसमें ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर सिर्फ चौधरी मोहम्मद लतीफ़ ही नहीं था भाई, ठीक है। बीको का फाउंडिंग फादर, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, सिर्फ यही नहीं थी, और बहुत थे, और बहुत थे। अच्छा, यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ बात कि रशिया जो है उसने भी अपने स्पेस क्राफ्ट तो भेजे थे, नो डाउट, लेकिन रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो रशिया को एक्सक्लूड करता हूँ मैं, जो मैंने अभी ये बात बोली कि एशिया में पहली दफ़ा, खैर वो तो रशिया ने भेजा था अपना स्पेस क्राफ्ट। बाकी कंट्रीज़ में पाकिस्तान ने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जनाजा निकल गया। मैंने कहा था ना, कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ मेरा किसी भी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मेरा आपसे ताल्लुक़ है, ठीक है। आप मुसलमानों से प्यार करते हैं, मेरा आपसे ताल्लुक़ है। बस आसान लफ्ज़ों में ये बात है। आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फिर ताल्लुक़ है, आप किसी भी तबके से हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप में और मुझ में ये चीज़ कॉमन है तो, ठीक है। तो इस बात ये मैंने इसीलिए कहा है कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब दौर शुरू हुआ 1971 में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तबाही हो गई पाकिस्तान के अंदर, और ऐसी तबाही हुई कि आज तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उनका जो हाल किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, चौधरी मोहम्मद लतीफ़ जैसे लोग, कि वो बरतानिया में आखिरी दिन उन्होंने गुजार दिए। हुआ क्या, मैं एक छोटी सी मिसाल देके बताता हूँ आपको। आप अपनी दुकान लगाएं, ठीक है, अपना कारोबार स्टार्ट करें और बहुत मेहनत से उस कारोबार को फैलाएं, ये करें वो, और जब वो कारोबार आपका बूम कर जाए, मशहूर हो जाए, धड़ाधड़ जो है वो पैसा कमा के वो कारोबार आपको दे रहा हो, और उसी हिसाब से आप हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हों, हज़ारों लोग आपने जो है मुलाजिम रखे हुए हों, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपने खोल ली हो, फिर आपको पता लगे कि हुकूमत बोल रही है कि भाई आपकी फैक्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया है, अब यहाँ आप मालिक नहीं हैं, अब ये फैक्ट्री हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी, जिसने तबाही कर दी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, और आज तक तबाही ही है, आज तक तबाही है। जितने इन्वेस्टर थे उन लोगों ने, बेचारों ने, जो 15-20 साल के अंदर पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, फैक्ट्रियाँ लगा के, अपना पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके, सब के सब रातों रात जो है ना तबाही हो गई उनकी सारी फैक्ट्रीज़, सारी कंपनीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऑर्डर से नेशनलाइज कर दी गई। इसका मतलब ये है कि भाई आप अब मालिक नहीं हैं इन कंपनियों के, ठीक है, अब मालिक हुकूमत है। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वही सरकारी मुलाजिम आए उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, प्राइवेट लोगों को साइड में किया गया, गोल्डन शेक हैंड लाइक दिस एंड दैट दे दे के साइड में किया। अब गवर्नमेंट के लोग आ तो गए इतनी बड़ी बड़ी बीको और बड़ी कंपनीज को संभालने के लिए, लेकिन संभाल सकते हैं कोई? आप खुद सोचिए। गवर्नमेंट के लोगों को तो महीने में अपनी सैलरी से मतलब होता है, उनको इससे थोड़ी कोई मतलब होता है। तो इतना बड़ा जो हमारा इंडस्ट्री था, धीरे 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 वो कोलैप्स हो गया सारा का सारा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही ये हालत हो गई थी कि पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा था। पाकिस्तान 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया था ना, उतना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 5 साल में लिया गया है, सिर्फ इस इंडस्ट्री को संभालने के लिए, लेकिन उनसे नहीं संभली और तबाही हो गई, और आज तक तबाही हुई। ये थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है विदाउट एनी बायस, ग्राउंड रियलिटीज़ को आप यूट्यूब सर्च कर लें, आप बुक्स पढ़ें, आपको ये सारे हकाइक सामने आ जाएंगे। कुछ लोग जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो तो उस वक्त तो ये मामला थे, उसकी वजह से नेशनलाइजेशन से असल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तबाही नहीं हुई। नहीं भाई, ये बातें कहने की नहीं है, बेकार बातें हैं, ठीक है। आप अपनी तहकीक करें, तसल्ली से देखें। तो जो तबाही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत लेके आई ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर, वो आज तक नहीं हुआ। और ये आपकी पाकिस्तान स्टडी की बुक भी कह रही है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।